नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम महात्मा गांधी के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। महात्मा गांधी जी बीए फर्स्ट ईयर के भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आते हैं और इनको एक आध्यात्मिक संत कहा जाता है। इनका जीवन परिचय ये है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ और मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। यह हालांकि आप पूर्व की कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी चूँकि बीए फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें शामिल की गई हैं, महात्मा गांधी को एक विचारक के रूप में शामिल किया गया है, तो हमें इनका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहली बात आती है कि महात्मा गांधी जी एक आध्यात्मिक संत के तौर पर थे। तो इनका मूल उद्देश्य था धार्मिक जीवन व्यतीत करना, लेकिन महात्मा गांधी की जो धर्म संबंधी धारणा थी वो पारलौकिक नहीं थी, अपितु लौकिक थी, और वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। स्वयं महात्मा गांधी के शब्दों में उनकी कुछ कथन है जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ कि मैं उस समय तक तार्किक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ स्वीकृत न कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। परिस्थितियों से बाध्य होकर इस आध्यात्मिक संत ने न केवल राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, वरन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता के अत्यंत सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इतना सब कुछ करने पर भी महात्मा गांधी अपने मूल रूप में आध्यात्मिक संत बने रहे, और उन्होंने आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही विविध राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। स्वयं गांधी जी ने एक बार पोलक से कहा था कि मैंने राजनीति का चोंगा पहन रखा है, किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। सन 1929 में उन्होंने एक वाक्य बोला था कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं बल्कि किसकी ओर है, धर्म की ओर है। गांधी जी की विचारधारा का आधारभूत तत्व यह है कि अपने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्त समस्याएं नैतिक समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यों को अंतरात्मा की पुकार के अनुसार करे, तो समाज अथवा विश्व में दुख, संकट तथा समस्या जैसी चीज़ रह ही नहीं सकती है। एक स्वस्थ राजनीतिक समाज तथा विकासशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक नैतिक बल अथवा प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपनी आत्मा की सचेतन आवाज़ को स्वार्थ से वशीभूत होकर कुचल देता है, उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो जाता है और सभी समस्याओं के प्रति उसका विचार, उसका दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। इसलिए गांधी जी व्यक्तिगत कार्यों और राजनीतिक कार्यों में कोई भी अंतर भी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं। राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और नैतिकता के जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीति में समस्त दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाए। संक्षेप में हम कहें तो महात्मा गांधी का समस्त दर्शन राजनीति तथा समाज के प्रति उनका आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण ही है। अब बात आती है उनके जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय के संबंध में भी आप विदित हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ पर हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। महात्मा गांधी दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे, और उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता था उसे वे व्यवहारिक जीवन में उतारते थे, और स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही उसे वे दूसरों के सम्मुख रखते थे।
स्वयं उन्हीं के शब्दों में, मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूँ, पूरी तरह से अक्षम हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ अभ्यास में लाने की योग्यता रखता हूँ। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के दर्शन का भली भांति अध्ययन कर उनके जीवन परिचय की पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर नामक राज्य में जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ दीवान थे तथा उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 1888 ईस्वी में उनको कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। 1891 में वो लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो कुछ अंतर्मुखी था और उनको ज़्यादा बनावटीपन ढोंग ये सब आता नहीं था, सीधे सरल इंसान थे। इसलिए वकालत का जो पेशा था शुरुआती दौर में वो उनका इतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। फिर अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए और 1906 में, ये मई आएगा दोस्तों, मैं लिखा गया गलती से, टाइपिंग एरर है, क्षमा चाहूँगा। तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक उन्होंने सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इस समय गांधी जी को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया। इसके एक वर्ष बाद यानी कि 1918 में उन्होंने कर ने दो आंदोलन चलाया और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। 1919 में जब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी, जो कि अंग्रेज समर्थक थे शुरुआती चरण में, बाद में वो अंग्रेज़ों की घनघोर आलोचना करने लग गए और इसकी कड़ी निंदा की। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1922 में चोरा चोरी कांड होने के कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये उनके प्रमुख आंदोलन रहे हैं। शुरुआत में हम देखें तो गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, अतः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने इसे ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उनके लिए एक उपयुक्त अवसर था। उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया और असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागृत करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा गांधी की एक वर्ष में स्वराज्य की कल्पना चरितार्थ होने वाली है। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा और फिर 5 फरवरी 1922 को जब चोरा चोरी कांड हुआ तो इससे दुखी होकर के गांधी जी ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया और फिर 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की उनको सज़ा मिली
लेकिन जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और फिर 5 फरवरी 1924 को जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। यद्यपि इस आंदोलन के आधार पर स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार किया। और कूपलैंड के शब्दों में हम देखें तो ये आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था और इसे जन आंदोलन का रूप देने में महात्मा गांधी जी सफल रहे थे। इससे पहले तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था और इसी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो इस लिहाज से ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे भी प्रारंभ हो गए। गांधी जी को इन दंगों से बहुत दुख पहुंचा और 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया और इसी वर्ष वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और सन 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो का नारा दिया। सन 1931 में गांधी यूनियन के मध्य एक समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए, दूसरे में हुए, तीसरे में गांधी जी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नहीं गए। जबकि भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। गांधी जी ने न पहले में लिया न तीसरे में लिया, अपितु दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी का ये जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कदम था, यह कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली। मई 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, किंतु मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े रहे। गांधी जी देश के बंटवारे के विरोधी थे, किंतु ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की हठधर्मी और मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलित उद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग उनकी आहुति लेकर ही शांत हुई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक जो युवक था, उसने उनकी हत्या कर दी और उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। और उनकी मृत्यु के समय जो विश्व के महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस धरती के ऊपर पैदा हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर डॉक्टर स्टेनले जोन्स ने लिखा कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु उनका फल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की धरोहर बन गई, विरासत बन गई। महात्मा गांधी की हत्या करके उन्हें अमर बना दिया गया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। गांधीवादी दर्शन के जो मूल प्रेरणा स्रोत हैं वो क्या हैं? इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी प्रेरणा स्रोत। पूर्वी स्रोतों में सर्वप्रथम उन पर अपनी माता के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की जो सादगी थी, सदाचार था, उनका अमिट प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी माता से वैष्णव हिंदू धर्म के संस्कार प्राप्त किए। उनके जीवन और विचार पर अन्य प्रभावों में जैन और बौद्ध धर्म, गीता और उपनिषद, भारत के विभिन्न साधु संतों के उपदेश और प्रमुख रूप से जैन साधक श्री
रायचंद्र जी के संपर्क का उल्लेख किया जा सकता है। गांधी जी ने अपनी विचारधारा के मूल आधार सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया था, और उन्होंने अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डॉग को बताया था कि अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी, जिसका सारांश इस प्रकार था। यदि कोई तुम्हें पानी पिलाए और तुमने भी उसे बदले में पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, अपमान करे, इसके बावजूद भी आप अपने मूल जो प्रवृत्तियां हैं, मूल जो स्वभाव है, उसको मत छोड़ो और दूसरे के सम्मान में कोई कमी मत आने दो। और विभिन्न जो धर्म ग्रंथ थे उनमें भी उन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो भगवत गीता का था, और इन्हें भगवत गीता को वो आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा करते थे। अब बात आती है कि जो पश्चिमी स्रोत थे वो क्या थे जिन्होंने गांधी जी की विचारधारा को प्रभावित किया। तो बाइबिल से भी गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे, और इसमें जो सरमन ऑन द माउंट है, पर्वत पर प्रवचन, उनसे वो काफ़ी प्रभावित थे। टोल्स्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाएं हैं, उन्होंने भी गांधी जी के जीवन के ऊपर व्यापक प्रभाव डाला। गांधी जी ने प्रवचन वाले भाग से इस बात को ग्रहण किया कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे दाएं गाल पर चाटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो, और अपने शत्रु से प्रेम करो। गांधी जी ने सन 1896 ईस्वी में नेपाल जाते हुए रास्ते में अपने मित्र पोलक द्वारा दी गई जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा, और वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। ये 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वोदय नामक पुस्तक का मूल रूप कौन सा है। तो ये जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। इसी को गांधी जी ने गुजराती भाषा में सर्वोदय के नाम से अनुवादित किया। इस पुस्तक से उन्होंने 3 बातें सीखी। पहली बात कि एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। नंबर 2, एक वकील के कार्य का भी उतना ही महत्व है जितना कि न्यायिक के कार्य का, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार है। और नंबर 3, शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया, आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया, जीवन में राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में धर्म को महत्ता दी, और पूंजीपतियों से यह अपेक्षा तथा आशा रखी कि वे मजदूरों के संरक्षक बने और उनसे पितृतुल्य व्यवहार करें। गांधी जी पर अमेरिकन अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा। थोरो का सिद्धांत था कि भलाई को बढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, और जो बुराई को प्रोत्साहित करने वाले हैं, तो दोनों में अंतर करना होगा। जो अच्छाई फैलाते हैं उनका हमें सहयोग करना होगा, समर्थन करना होगा, और जो बुराई फैलाते हैं उनके साथ असहयोग करना होगा, उन्हें हतोत्साहित करना होगा। थोरो मनुष्य की स्वाभाविक भलाई और राज्यहीन समाज के आदर्श में विश्वास रखते थे, और दास प्रथा के प्रश्न पर उसने अमेरिकन सरकार के साथ निष्क्रिय प्रतिकार के मत का समर्थन किया था। उसका विचार था कि दास प्रथा जैसे नैतिक प्रश्न पर राज्य की आज्ञा भंग कर इस विषय से संबंधित कानून तोड़ा जाना चाहिए, और इस संबंध में अहिंसा का पालन आवश्यक नहीं है। थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस ने भी उन पर पर्याप्त प्रभाव डाला। रूसी लेखक टोल्स्टॉय की रचना संक्षिप्त सुसमाचार, क्या करें, व्हाट टू डू, और स्वर्ग तुम्हारे भीतर है इत्यादि ने भी उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला। और बात आती है गांधी जी की प्रमुख कृतियाँ क्या थी। तो सबसे पहली बात है कि दोस्तों उनकी एक पतली सी किताब है, तकरीबन 80 पेज हैं, 1909 में लिखी गई, और उसका नाम है हिंद स्वराज। और दूसरी पुस्तक है उनकी अपनी आत्मकथा, जिसका नाम बिल्कुल ठीक रूप में सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं।
और उनकी कुछ और रचनाएं भी हैं। शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का, भारत में यंग इंडिया का, हरिजन का, नवजीवन का, हरिजन सेवक का, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन किया। सन 1969 से गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों के प्रमाणित संग्रह कई खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। तो ये हमने गांधी जी की प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ा। आगामी वीडियो में हम गांधी जी के बारे में जो अन्य विचार हैं उनका सविस्तार वर्णन करेंगे, उन पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। धन्यवाद।